बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो से हम शुरू करेंगे चैप्टर 2 ऑफ द छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पावर की। तो शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट चैप्टर 2। इसमें स्टार्टिंग में ये बात लिख दी है, नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट शैल अफेक्ट द प्रोविजन ऑफ पहला सी एक्ट, सी कस्टम एक्ट, दूसरा इंडियन टैरिफ एक्ट, तीसरा कंटोनमेंट एक्ट या कोई भी ऐसे अदर रूल्स जो इसके अंडर बने हों। मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट के आने के बाद जो सी कस्टम एक्ट है उसके कोई रूल इफेक्ट नहीं होंगे, जो इंडियन टैरिफ एक्ट है उसके भी कोई रूल इफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन किसको छोड़ के, सेक्शन 6 को छोड़ के। किसका? इंडियन टैरिफ एक्ट का। या फिर कोई भी कंटोनमेंट एक्ट का कोई भी प्रोविजन इससे इफेक्ट नहीं होगा, या कोई भी ऐसा और कोई प्रोविजन जो इनसे मिलता जुलता होगा। मतलब छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट आने के बाद कोई जो पहले से ही चलते आ रहे हैं उनके ऊपर इस एक्ट का कोई प्रोविजन इफेक्ट नहीं करेगा। जो वो एक्ट अपने एप्लीकेबल होंगे वो उसी तरीके से होंगे जैसे वो पहले हो रहे थे। अब हम बात करते हैं सेक्शन 7 की। सेक्शन 7, इसमें बात करता है एस्टेब्लिशमेंट एंड पावर। तो बात करते हैं, द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन फॉर होल और फॉर अ स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द स्टेट। राज्य सरकार यदि चाहे तो एक नोटिफिकेशन जारी करके पूरे राज्य के लिए या किसी पर्टिकुलर पार्ट के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या करेगी? पहला, अपॉइंट करेगी एक ऑफिसर को जिसको कि हम बोलेंगे एक्साइज कमिश्नर, who subject to such control if any as the state government may direct। उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो एक राज्य सरकार उसको प्रोवाइड करेंगी, और वो शैल सुपरिटेंड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट, और वो एक्साइज डिपार्टमेंट की हर एक्टिविटी को सुपरवाइज करेगा। मतलब एक तरीके से एक्साइज डिपार्टमेंट का सुपरवाइजर होगा कौन? एक्साइज कमिश्नर, जिसको कौन अपॉइंट करेगी? राज्य सरकार अपॉइंट करेगी। एंड द कलेक्शन ऑफ एक्साइज रेवेन्यू, और वो एक्साइज कमिश्नर उस स्टेट के लिए एक्साइज रेवेन्यू को भी कलेक्ट करेगा। बी बात करते हैं, अपॉइंट एनी पर्सन अदर देन अ कलेक्टर टू एक्साइज ऑल or any of the power and perform all or any of the duties conferred and imposed on a collector by or under this act। पहले में हमने बात करी एक्साइज कमिश्नर को अपॉइंट करेगा, दूसरे में हम बात करेंगे कोई और आदमी भी अपॉइंट करेगी जो कि वर्क किसके अंडर करेगा? एक्साइज कमिश्नर के अंदर करेगा, किसी भी कलेक्टर के अंडर काम करेगा, और वो उसी तरीके से काम करेगा जैसे कि वो एक्साइज कमिश्नर या वो कलेक्टर उसको काम करने के लिए इंस्ट्रक्शन देगा। जो भी उसको पावर्स दी जाएंगी वो उसको सब मानने पड़ेगी, और जो ड्यूटीज उसको अलॉट की जाएंगी वो ड्यूटीज भी वो बाउंड होगा, आइदर कंकरेंटली विद और इन सबऑर्डिनेशन टू, किसी भी तरीके से, लेकिन उसको काम उसके अंडर ही काम करना पड़ेगा, और इन एक्सक्लूजन ऑफ द कलेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंट्रोल एज द स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट। जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे रखी है एक कलेक्टर को, उसी को डायरेक्शन को फॉलो करते हुए उस ऑफिसर को भी वो काम करने पड़ेंगे। थर्ड पॉइंट, अपॉइंट ऑफिसर ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट ऑफ सच क्लासेस एंड विद इन सच डेजिग्नेशन। उस एक्साइज डिपार्टमेंट में हर एक डेजिग्नेशन का, हर एक क्लास का अपॉइंट होगा ऑफिसर, और उसको उसी तरीके से सारी पावर और उसी तरीके से सारी उसको ड्यूटी दे जाएंगी जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट ने पहले से प्रिस्क्राइब कर रखा है या जिस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट चाहती है। डी, order that all or any of the power and duties assigned by or under this act to any officer appointed under clause C। क्लॉज सी में हमने क्या बात करी थी? एक्साइज ऑफिसर के अंडर और कोई ऑफिसर अपॉइंट करेगी उसका।
shall be exercised and performed by the servant of government or any other person. अब क्लॉज सी के अंदर आने वाले जो ऑफिसर होंगे जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट ही हो, वो कोई भी हो सकता है जिसको कि एक स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। पॉइंट ई, delegate to chief revenue authority or the excise commissioner all or any of its power। किसी भी चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को या किसी भी एक्साइज कमिश्नर को वो सारी पावर दे सकती है या कुछ पावर दे सकती है, जो कि कहाँ मेंशन है, अंडर दिस एक्ट। लेकिन उसके पास क्या नहीं होगा, उसके पास सेक्शन 62 की पावर नहीं होगी। और सेक्शन 62 की पावर क्या है, पावर ऑफ मेकिंग रूल्स। और जो अभी हम पहले कहाँ पढ़ के आए थे वो किसके पास होगी, वो राज्य सरकार के पास होगी या फिर केंद्र सरकार के पास होगी। पॉइंट एफ, विड्रॉ फ्रॉम एनी ऑफिसर और पर्सन ऑल और एनी ऑफ हिज पावर अंडर दिस एक्ट। अब जब राज्य सरकार किसी को पावर दे भी सकती है तो किसी से पावर छीन भी सकती है। तो पॉइंट एफ में यही लिखा हुआ है कि किसी भी ऑफिसर से वो या तो सारी पावर छीन ले या कुछ पावर छीन ले। अब यहाँ पर पावर छीनने का अधिकार भी किसके पास है, राज्य सरकार के पास। परमिट द डेलीगेशन बाय चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, द एक्साइज कमिश्नर और द कलेक्टर ऑफ टू एनी पर्सन। अब चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी का डेलीगेशन को भी वो अलाउ कर सकती है, कौन, राज्य सरकार। चीफ इलेक्शन कमीशन एक्साइज कमिश्नर के डेलीगेशन को भी कौन अपॉइंट करेगी, राज्य सरकार। कलेक्टर के डेलीगेशन को भी कौन अप्रूव करेगी, राज्य सरकार। और क्लास ऑफ अ पर्सन स्पेसिफाइड इन सच नोटिफिकेशन, अब वो कहाँ पे स्पेसिफाइड होगा, नोटिफिकेशन में, जो कौन जारी करेगा, राज्य सरकार। ऑफ एनी पावर कन्फर्ड और ड्यूटीज इम्पोज अपॉन इट और हिम बाय अंडर हिज एक्ट और एक्सरसाइज और डिस्चार्ज बाय इट ऑन whom in respect the excise revenue under any other act for the time being force। उस एक्ट के अंदर आने वाले या उसके मिलते जुलते एक्ट के अंदर आने वाले कोई भी नोटिफिकेशन में अगर ऐसा कुछ मेंशन होगा तो वो उनको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। और इसको कौन मेंशन करेगा, राज्य सरकार। हमने अभी बात करी वो एक्साइज कमिश्नर की, अब हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड, सेक्शन 7A। अब यहाँ पर भी राज्य सरकार अपनी एक नोटिफिकेशन जारी करेगी जिसके अंदर वो फ्लाइंग स्क्वाड के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करेगी, जो कि क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी किसी भी केस के लिए, या जो भी उनको लगता होगा कि ये पर्सन सस्पेक्टेड है एक्साइज रेवेन्यू को छुपाने के लिए, या ये पर्सन सस्पेक्टेड है किसी भी ऐसे कानून को ना मानने के लिए जो कि कहाँ मेंशन है, एक्साइज एक्ट के अंदर। The state government may by notification establish flying squad for investigation into any cases or elect or suspected evasion of excise revenue or any case of elect or suspected contravention of any of the provision of this act or any of the rules made thereunder and shall specify therein the area of which flying squad shall exercise the jurisdiction। अब जो फ्लैंक स्क्वाड होगी वो अपने जुरिडिक्शन के अंदर ही काम करेगी, उससे बाहर काम नहीं कर सकती। लेकिन उसका मेन काम क्या होगा, कोई भी ऐसा आदमी जो कि एक्साइज एक्ट के रूल्स को तोड़े उसको पकड़ना, या जो एक्साइज रेवेन्यू को भरने से बचे या उस रेवेन्यू की चोरी करे उसको पकड़ना। क्लॉज 2, a flying squad established under subsection 1 shall consist of excise officers and other person as the state government may from time to time appoint। अब इसके अंदर फ्लाइंग स्क्वाड के अंदर एक्साइज ऑफिसर तो होंगे ही होंगे, लेकिन साथ में वो अलग आदमी भी हो सकते हैं जिसको कि कौन अपॉइंट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करेगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि वो कितने होंगे, क्या क्वालिफिकेशन होगी, ये सब डिस्क्रिप्शन है स्टेट गवर्नमेंट की। क्लॉज 3, the excise officer or other person appointed to flying squad shall exercise the power and perform this duty as may be conferred or imposed under section 7। जो भी एक्साइज ऑफिसर होगा या उसके अलावा जो भी कोई पर्सन होंगे जो कि अपॉइंट करेंगे स्टेट गवर्नमेंट एज अ फ्लाइंग स्क्वाड, उनको वो सारी पावर दी जाएंगी जो सेक्शन 7 के अंदर है। और सेक्शन 7 में हमने क्या पढ़ा था,
एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्साइज डिपार्टमेंट। तो आज का ये वीडियो में हमने कवर किया चैप्टर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे चैप्टर 3, जिसके अंदर हम बात करेंगे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।